नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। योगी कैबिनेट फाइनल विस्तार के साथ 27 के रण के लिए तैयार है। जी हां, पूरी तरीके से तैयार, लेकिन सवाल अभी बाकी है। और वो सवाल क्या है? क्या इस विस्तार को यूपी की जनता दिल से स्वीकार कर पाएगी? मैं ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार जारी ब्राह्मण, जातिगत जनगणना, यूजीसी, इन तमाम बवालों और पश्चिम से लगातार नजरअंदाज होने का सवाल, क्या इससे शांत हो जाएगा? जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि क्या इस तमाम मुद्दों को एड्रेस करने के लिए आगामी 9 महीने काफी हैं या मामला थोड़ा सा लेट हो गया है? क्या ये वाकई योगी सरकार की नई सोशल इंजीनियरिंग का नायाब नमूना साबित होगा और बीते चुनावों की तरह एक बेहतरीन जीत बीजेपी के हिस्से में जाने वाली है? या फिर जैसा कि अखिलेश कह रहे हैं, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, ये वैसा कुछ है? आज चर्चा इसी मसले, इसी मुद्दे पर करेंगे। अलग अलग सवालों का भी जिक्र करेंगे। वो सवाल जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है लगातार कि क्या इस कैबिनेट विस्तार ने पश्चिम यूपी में बीजेपी को और ज्यादा मजबूती दी है? क्योंकि मौजूदा कैबिनेट को अगर आप देखेंगे तो इस समय भी सबसे ज्यादा मिनिस्टर्स बीजेपी में पश्चिम से ही है। क्या योगी की सोशल इंजीनियरिंग अखिलेश के पीडीए वाले दाव पर अभी भी भारी पड़ेगी? ब्राह्मण, ओबीसी, दलित का दाव 27 में विपक्ष को क्या बड़ा घाव देगा या फिर ये लगातार यथावत ऐसे ही जारी रहेगा? राज्य भवन में जय श्री राम के नारे भी इस दौरान लगे हैं, तो क्या सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा इसको मान लिया जाए या फिर ये राजनीति के रण है? इसका भी जिक्र करते हुए नजर आएंगे इस डिबेट के दौरान, इस चर्चा के दौरान। इस पर भी विचार करेंगे। कुछ तस्वीरें आपके सामने साझा करती हूं जिस दौरान शपथ ग्रहण चल रहा था, वो तस्वीरें देखिए। राष्ट्रीय नेतृत्व का मुझे इस रूप में काम करने का अवसर दिया है और मैं निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं हैं नेतृत्व की, अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो भी काम मिलेगा, जो विभाग मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैं आभार प्रकट करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, विशेष रूप से माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपनी पार्टी का, कि जिसने एक नई जिम्मेदारी और ये मौका हमें दिया है। और मेरा पूरी तरीके से ये मानना होगा और मेरा ये संकल्प होगा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने और सरकार में हमें दी है उसका पूरा हम लोग पालन करेंगे। पूरी मेहनत से, निष्ठा से उन रास्तों पर आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और जनता के काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महामहिम राज्यपाल जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी और जो संगठन के लोग देंगे उसको सरच्छे निर्वहन करेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है और जो जिम्मेदारी मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, मोदी जी ने, योगी जी ने दी है, उसको अच्छे से निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा। बहुत पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। पूरा संगठन और सेवा का जो भाव है उसको पूरा किया जाएगा और सरकार को के द्वारा जो भी योजनाएं लागू किया जाएगा उसको उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, अच्छा से अच्छा बनाने के काम करेंगे। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बयान पहले हमारी टीम ने प्ले कर दिए, लेकिन उसके पहले आप देखिए ये तस्वीरें। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, अजीत सिंह पाल और साथ में सोमेंद्र तोमर, हंसराज विश्वकर्मा, सुरेंद्र दिलेर, कैलाश राजपूत, कृष्णा पासवान। कृष्णा पासवान एक बड़ा नाम है और मनोज पांडे, ये दो ऐसे नाम हैं जिन पर आपका विशेष फोकस होना चाहिए। महिला हैं और पिछड़े समाज से आती हैं कृष्णा पासवान। ऐसे में योगी कैबिनेट में इनको हिस्सेदारी मिलना ये एक बड़ी बात है और कितना ये आगामी दिनों के अंदर बीजेपी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। हमारे साथ में अपर्णा दीक्षित जी जुड़ी हुई हैं। अपर्णा जी, बहुत स्वागत है। प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से। कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कपीश जी के साथ बहुत दिनों बाद एक बार फिर से चर्चा का मौका है। रणविजय सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रणविजय जी, बहुत स्वागत है आपका। निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है निरंजन जी आपका भी।
शुरुआत अपर्णा जी आपके साथ में करूंगी। लगातार अखिलेश यादव ट्वीट के जरिए, अलग अलग मंचों पर बयानों के जरिए कह रहे हैं कि 9 महीने में ऐसा कौन सा जादू, ऐसा कौन सा तिलिस्म बीजेपी करने जा रही है कि आप बहुमत का आंकड़ा इन मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ले आएंगे। देखिए, मैं समझती हूँ कि जिन मंत्रियों ने अच्छा काम किया है और जो पद खाली थे उनको पूरा करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, और हर वर्ग के लोगों को सामने लाकर अपने समाज के लोगों का आगे आके काम कर पाए, मुझे लगता है बहुत बेहतरीन कदम है, सकारात्मक कदम है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो हमेशा वो नुक्स निकालने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई भी अच्छा काम करे, चाहे विकास के काम करे, चाहे वो लोगों के आगे आने का काम करे, उनको हमेशा नुक्स निकालना होता है। मैं ये समझती हूँ पीडीए की ये जो बात करते हैं वो पीडीए की रह गए और अब अहम भूमिका देते हुए नजर आ रहा है। इन्होंने सिर्फ बात की, हमने काम करके दिखाया, हमने उन लोगों को जिम्मेदारी दी। और आप आज देखेंगे 33% से अधिक दलित और पिछड़े आज हमारे यहाँ मंत्री हैं, लगभग 40% के समथिंग मैं आज देख रही थी। तो ये कहीं ना कहीं इसीलिए संभव हो पाया है। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भी कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हम काम करते हैं। जो लोग कहते रह गए कि पीडीए के नाम पर, उन्होंने आज तक, मैं तो ये नहीं समझ पाई पूजा जी कि क्या ये परिभाषा समझा पाएंगे पीडीए के नाम से, क्या आखिर पीडीए है क्या, पीडीए में नेता कौन है? पिछड़े समाज में सिर्फ यादवों के अलावा कोई और नेता है समाजवादी पार्टी में? मैं ये समझना चाहती हूँ पीडीए का मतलब। और हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ये समझना चाहती है कि आप अखिलेश यादव जी के अलावा क्या किसी और की भी चलती है उस पार्टी में? सबसे बड़ी बात तो ये है, सिर्फ एक नेता है, एक परिवार है, उसी को बढ़ावा देने के लिए पीडीए का नारा गढ़ा गया है। जमीन पर इनके सारे मुद्दे धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, इनकी अपनी खुद की सोच नहीं दिखाई दे रही है, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। और कटाक्ष करते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। आज भारतीय जनता पार्टी 17 राज्यों में खुद की सरकार में है, और एनडीए की गवर्नमेंट देखे तो 22 राज्यों में आज हम रन कर रहे हैं। इतनी व्यापक पार्टी अगर हो पाई है तो हमारे विकास के मुद्दों पर हो पाई है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक जंगल राज से उत्तम प्रदेश बनाने का जो कार्य हुआ है वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में और एक अच्छे स्वशासन में ही संभव हो सकता था। ये पूर्व की सरकारें नहीं है कि एक ही परिवार के व्यक्तियों को 5-5 मंत्रालय दे दिए गए और मुख्यमंत्री का अता पता नहीं था उन सरकारों में। जनता बड़ा त्राहिमाम। लेकिन वो तो ये भी सवाल पूछ रहे हैं आपसे, अपर्णा जी, आपसे ये भी सवाल पूछ रहा है सपा दल कि आपके पास 52 के करीब जो है ब्राह्मण विधायक हैं, लेकिन आपको एक मनोज पांडे मिले जो दल बदल करके आए, या उनको रिवॉर्ड देना था? आप दल बदलने वालों को ये संकेत दे रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं कि दल बदलोगे तो पद मिल जाएगा, ऐसा है? आपके पास अपने कई विधायक थे, प्रभावशाली थे, आपको उनको तरजीह देनी चाहिए थी, मनोज पांडे क्यों? ठीक है, तो पूजा जी, सबसे पहले समझने की बात यह है कि उनके अपने नेताओं के समाजवादी पार्टी में, चाहे वो पूजा पाल रही हो, मनोज पांडे रहे हो, उनको उन्होंने काम करने के लिए मौका नहीं दिया, उनकी विचारधारा को सुना नहीं गया, उनकी जमीनी हकीकत और कुछ थी, उनको प्लेटफॉर्म्स नहीं दिया गया काम करने का, उनकी अपनी जाति वर्ग विशेष की जो व्यवस्था थी जहां से वो विधायक थे उनके काम नहीं होते थे, उनका जो मैंने जैसा कहा कि अखिलेश यादव जी मिलने का समय नहीं देते थे। और भारतीय जनता पार्टी में सबको मौका दिया जा रहा है, एक जाति की बात नहीं कर रही है। ये समाजवादी पार्टी से भाजपा में आ गए, ये इसलिए नहीं है, ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सबका साथ सबका विकास हो। उनको भी मौका मिलना चाहिए था अगर वो हमारी विचार मतलब आप ये कह रही हैं कि दूसरों के दल के सताए हुओं को मौका मिलेगा और अपने दल के बनाए हुओं को मेहनत थोड़ी और करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं समझ पा रही हूँ, आ रही हूँ आपके पास वापस आ रही हूँ। एक बार सभी का ओपनिंग रिमार्क हो जाए। कपीश जी, मैं आपके पास आऊंगी। बहुत सारे आरोप लग गए, पीडीए का नेता कौन है, लेकिन वाकई में मैं भी समझना चाहती हूँ कि पीडीए का एक्चुअल अस्तित्व है क्या। कभी आप उसको एक को आधी आबादी बना देते हैं, कभी एक को आप अति पिछड़ा बना देते हैं, और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। कैसे समझा जाए? ट्वीट खेलने से तो नहीं होगा ना सर, बोलिए। पूजा जी, सबसे पहले तो ये कह दें कि अपनों पे सितम, गैरों पे करम, ए जाने वफा ये जुल्म न। लेकिन वो कर्म करते ना तो भी तो निशाना था, ये भी तो कहिए। विस्तार से पहले ये ट्वीट, कपिल जी, अखिलेश यादव ने विस्तार से पहले ट्वीट कर दिया था। बोले हमने
केवल 2 शब्द एक फिल्म के गाने को रखा है, तभी आप इतनी तेज प्रहार शुरू कर दी। अरे कुछ कहने का अवसर दे दीजिए, क्योंकि आज दिन भारतीय जनता पार्टी का है और हमारी बहन स्वयं स्वीकार कर रही हैं कि जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है वो अद्वितीय है। हमने पीडीए को जो है उस पे परफॉर्म किया है नए विजन नए सोच के साथ। तो 9.5 साल के बाद क्यों किया है? 9 साल तक ये विजन आपके पास नहीं था, यानी आपने इनका शोषण किया है और जाने की विदा की इस पावन बेला पर आप करते हैं उसका अभिनंदन। तो आपका अभिनंदन 27 में पीडीए की जनता कर देगी। और जहां तक पीडीए की बात रह गई, हम लोगों ने कई स्तर पे कहा कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ी में पिछड़े, आधी आबादी और उसका विजन है, उसका विजन है प्लान डेवलपमेंट एंड एसेंस। ये इनको नहीं समझ में आएगा, इसलिए नहीं समझ में आएगा कि ये तो केवल एक ही समाज के काम करते रहे। अभी देखिए 56 विधायक इनके जो हैं ब्राह्मण समाज के, उन्होंने बैठक की थी। अब देखिए बीच में बोलना शुरू की, या तो उन्हीं से बुलवा लीजिए या मुझसे बुलवा लीजिए। आप कह रहे थे अभिनंदन करेंगे, मैं तो आपको आपकी बात को राजी करता हूं। नहीं, करते उनका अभिनंदन आपके लिए कहा मैंने। अगर आपको अपनी भी चीज नहीं समझ में आ रही, देखिए मैं इस तरीके के डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ। अगर ये नहीं चाहती हैं कि ये भी कुछ बोल पाए तो मैं बोलने नहीं दूंगा। मैं इनके लिए बड़ा परिवार व्यक्ति हूँ और मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपने बोल दिया तो अगले डिबेट में आप इसी डिबेट में आगे एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। पहली बात तो ये लगता है कि ये सुन नहीं रही है, ये सुन नहीं रही है। अगर सुना होता तो हमने कहा इनको कि करते उसका ये अभिनंदन। बोलिए। ये अब अभिनंदन कर रही है, अब अभिनंदन कर रही है। इससे पहले तक क्या कर रही थी आप? और दूसरी चीज, आपके अपने 56 विधायक में एक विधायक इस लायक नहीं था। आपने क्लियर कर दिया कि भाजपा के कोर कैडर का कोई भी ब्राह्मण विधायक इस लायक नहीं था कि उसको कैबिनेट स्टेट का मंत्री बनाया जा सके। और आप पीडीए लेके चली कहां? कैबिनेट में कितने आपके मंत्री हैं? जो अभी मंत्री बनाए हैं उसमें पीडीए का कौन कौन है, जरा बता दो। और मैं तीसरी बात आपसे पूछ रहा हूं कि मनोज पांडे को तो आपने इसलिए बनाया ना कि मनोज पांडे को पहचान समाजवादी पार्टी ने दिया। जिस समय उन्होंने पार्टी से जाकर के और आपको समर्थन देने का काम किया था, उस समय वो मेरे मुख्य सचेतक थे। अगर कोई मान सम्मान उनको ना मिल रहा होता और चले गए होते, हाँ वो स्वार्थ में गए, मंत्री बनना चाहते थे, आपसे बार्गेनिंग थी, आपने अपनों को धोखा देकर के उनको मंत्री बनाया, को मुबारक। लेकिन 2027 में आपके वही विधायक जो आपका साथ सर्वथा दिए, उनको छोड़ करके आपने इनको बनाया, वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, ठीक है कपिल जी, आ रही हूँ। एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए, एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए। मैं समझ रही हूँ, पीड़ा दोनों ही तरफ बराबर है, मैं समझ पा रही हूँ। आ रही हूँ आपके पास दोबारा। हमारे साथ में रणविजय सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। रणविजय जी क्या कहेंगे? आग दोनों तरफ लगी है और बराबर लगी है, और किसी ने सम्मान दे दिया तो लगी, किसी ने सम्मान दे दिया अपनों को दे दिया तो भी लगी हुई है। बताइए। पूजा जी, जो आज विस्तार हुआ, इससे एक भाजपा में जो ब्राह्मण विधायक थे जो यह मान रहे थे कि जो यूजीसी के रूप में बवंडर खड़ा हुआ था, उस यूजीसी की छाया कुछ उनके ऊपर भी पड़ेगी। कई ऐसे नाम हैं जो अपनी उम्मीदों को पाले हुए थे, लेकिन इस भीषण गर्मी में उनकी उम्मीदों पर पाला पड़ गया तो वह रह गए। लेकिन मनोज पांडे का जो चयन हुआ तो उसे खराब आप नहीं कह सकते। मनोज पांडे जिस इलाके से आते हैं उस इलाके पे वह कद्दावर नेता है, लगातार जीत रहे हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी यह कह सकती है कि उनको उन्होंने पहचान दी, लेकिन मनोज पांडे का उस इलाके में एक अच्छी पकड़ है, जमीनी नेता है, लगातार जीत रहे हैं। ऐसे ही जो बाकी नाम मंत्रिमंडल में शामिल किए गए सब, जैसे एक कृष्णा पासवान है, पासी समाज से आती हैं, लगातार अपने क्षेत्र में वह चुनाव जीत रहे हैं, मजबूत नेता है, अपनी समाज की एक कद्दावर नेता मानी जाती है। भूपेंद्र चौधरी जाट समुदाय से
वाले नेता माने जाते हैं। तो जितने भी नाम हैं उनमें एक तो पार्टी ने अब इसको प्रशासनिक आधार पे कोई ना देखे, कोई भी अगर प्रशासनिक आधार पे इस विस्तार को देखेगा तो वह गलतफहमी का शिकार हो जाएगा। पूरी तरह से राजनीतिक है। विधानसभा चुनाव होने में कुछ महीने शेष है, तो उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने कि हमें कैसे चुनाव में उतरना है, चुनाव में मुझे कैसे जाना है, किन लोगों को चेहरे के रूप में उनके समाजों में मुझे प्रस्तुत करना है। लेकिन ये सवाल बार बार जहन में आता है, ना करेंगे तो खराब है। जी रणविजय जी, ये सवाल बार बार जहन में आता है कि थोड़ा लेट नहीं हो गया, क्योंकि मुझे ध्यान आता है कि बीते 3 से 4 महीनों से योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली से फिर कुछ लोग इधर जा रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली जा रहे हैं, बहुत लंबी भाग दौड़ हुई और हर भाग दौड़ में हमने फोनों किए, लाइव किए कि भाई अब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, अब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, और फाइनली 4 महीने बीत जाने के बाद आप मंत्रिमंडल विस्तार करते। ये थोड़ा सा और पहले हो जाता तो शायद आपके पास उन मंत्रियों के द्वारा किए गए काम भी गिनाने को होते, ये तय बात है। पूजा जी देखिए, एक तो जो भारतीय जनता पार्टी है इसमें और समाजवादी पार्टी है इसमें, दोनों के स्ट्रक्चर में बेसिक फर्क है। समाजवादी पार्टी में अगर अखिलेश जी ने जिसको हाँ कह दिया तो कोई दूसरा ना कहने वाला नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं जो उसको ना कह दे या उसको कहे कि नहीं इनको मत बनाइए नेताजी, दूसरे को बना दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में कोई एक आदमी फैसला नहीं कर सकता, तो सबके नामों को किस समुदाय से किसको लिया जाए, किस समुदाय में किसकी पकड़ है, कौन अपने जनार वाला नेता है अपने समाज में, तो उन नामों को छांटने में मुझे लगता समय लगा। हाँ, 2 महीने पहले अगर हो गया होता तो और अच्छा होता, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि वह कोई काम गिनाने के लिए नहीं अब लाए गए, काम उनको गिनाना भी नहीं है। वह निरंतर क्षेत्र में जाएंगे, अपने समुदाय के लोगों के बीच में जाएंगे और उनको राजनीतिक तौर पर यह समझाने की कोशिश करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या आपके लिए यह काम कर रही है। ठीक है निरंजन जी, सरकार आपके लिए ज्यादा अच्छी है, यह बताने को काम करेंगे, अपने समुदाय को भाजपा से जोड़ने का काम करेंगे। प्रशासनिक आधार पर उनसे कोई अपेक्षा न करेगा, वो कोई काम करेंगे। प्रशासनिक तौर पर उनसे अपेक्षा ना की जाए। निरंजन जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके की अपेक्षा एक मंत्री से की जाती है कि वो अपने कामों की ग्राउंडिंग करेगा, जनता के बीच जाएगा, ठीक है पार्टी प्रचार करेगा लेकिन काम भी करेगा, वो 9 महीनों में फॉर श्योर उस तेजी से या उतने कटिबद्धता के साथ नहीं हो पाएगा, ये तय बात है। तो क्या ये पूरा का पूरा जो एक सोशल इंजीनियरिंग की गई है इलेक्शंस के मद्देनजर वो फुल प्रूफ होगी 27 तक? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए पूजा जी, मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चेस बोर्ड के ऊपर 32 खानों में स्वयं के खेलती है और 32 खानों में सामने वाले के में खेलती है, और ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। बोलिए। मैं ये जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, मैं तो ये मानता हूं कि इसको आप मंत्रिपरिषद का विस्तार मत मान के चलिए, इसको आप ये मान के चलिए कि बंगाल के चुनावी महायुद्ध के बाद में ये उत्तर प्रदेश का जो चुनावी महायुद्ध है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह का शंख फूंक दिया है। यानी कि आज से चुनावी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की शुरू हो चुकी हैं। आप इसको इस दृष्टिकोण से देख करके चलिए, और ये वो एक तरह की शंखनाद है ये एक तरह का। और जिस तरीके से अभी जिस मंत्रिमंडल में स्थान मिला, देखिए ये तो आप सर्वविदित है कि भाई आपकी एक सीमाएं हैं, और कहते हैं ना एक अनार 100 बीमार। हर विधायक की, हर नेता की अपेक्षा होती है कि मेरा मंत्रिपरिषद में मेरा नाम आए, मंत्रिपरिषद में जिसका नाम राज्य मंत्री है वो सोचे मेरा कैबिनेट में नाम आए, जिसका कैबिनेट में नाम है वो सोचे मुझे कोई ऐसा पोर्टफोलियो मिले जो ज्यादा प्रभावशाली हो। वो तो कहते हैं ना ये दिल मांगे मोर। तो इसमें कतई कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम 2027 के विधानसभा चुनाव की बात करें पूजा जी, तो देखिए जिस तरीके से मैं उत्तर प्रदेश के अंदर समाजों के साथ, विभिन्न समाजों के साथ मैं मिलता हूं और व्यक्तिगत रूप से जब मैं उनके साथ चर्चा करता हूं, और एक जब आप ये समझ लीजिए न्यूट्रल प्रभाव से जब उनसे मिलता हूं और जब मैं देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर विधानसभा चुनाव 2027 की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हराएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी हरा सकती है।
और ये बात मैं इसलिए कह सकता हूं कि 22 के डिजिट्स के बाद आप ये बात कह सकते हैं, 22 के डिजिट्स के बाद ये कह सकते हैं, या फिर जिस तरीके की कार्यशैली रही विपक्षियों की बीते दिनों उसके आधार पर कह सकते हैं? कैसे? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उनका और 2022 के विधानसभा चुनाव है उनका आप एक बार मूल्यांकन कर लीजिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में लगभग 61% यानी कि 60.8% का वोटर टर्नआउट हुआ था, और 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर वही वोटर टर्नआउट 57% का हो गया। यानी कि आप ये मान के चलिए कि लगभग 4% की वोटर टर्नआउट में कमी आ गई। इसका कारण क्या रहा? इसका कारण रहा कि जिस तरीके से जेपी नड्डा जी ने कहा था कि अब हमें चुनाव जीतने के लिए संघ की आवश्यकता नहीं है, कहीं ना कहीं मैं इसका कारक एक तो उसको मानता हूं। दूसरा, आपने एक चीज और देखी होगी 2022 के विधानसभा चुनाव में जहां पे बहुजन समाज पार्टी को लगभग 13% वोट मिले थे, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय बहुजन समाज पार्टी 9.5% पे आ गई। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बनिस्पत जो अखिलेश यादव जी की जो राजनीतिक चतुराई थी, यानी कि जिस तरीके से उन्होंने जनरल सीटों के ऊपर भी जो शेड्यूल कास्ट के जो कैंडिडेट हैं वो लड़ाए थे, ये एक उसकी बाजीगरी। लेकिन इसका आप ये मत मान के चलिए कि हर चुनाव एक जैसा होता है। भाई आप ये मानिए पूर्व विधानसभा सीट का ही आप उदाहरण ले लीजिए कि जो अवधेश कुमार जी हैं वो अयोध्या की लोकसभा सीट चुनाव जीत करके आए, और किस तरीके से पूरे देश के अंदर ये हुआ, भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हार गई, जबकि मिल्कीपुर तो एक हिसाब से जो सामाजिक समीकरण की मान के चले समाजवादी पार्टी को वहां उपचुनाव में निश्चित रूप से जीतना चाहिए था, और अवधेश कुमार जी ने अपने पुत्र को वहां पे चुनाव लड़वाया, और ये अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया कि अगर मैं ये चुनाव हार गया तो मैं राजनीति से छोड़ दूंगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, क्योंकि देखिए चुनाव हारने के भारतीय जनता पार्टी की एक आपको विशेषता दिखाई देगी कि भारतीय जनता पार्टी दबाव में और भारतीय जनता पार्टी अभाव में जिस तरीके का प्रदर्शन करती है, जिस तरीके का परफॉर्मेंस करती है, प्रभाव में और स्वभाव में वो उस तरीके का नहीं कर पाती। और 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, ठीक है, उनके कपिल जी कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? पार्टी जो है 2000 पहली बात तो ये इसमें जो विजन पीडीए के काट का है वो तो कहीं दर्शन नहीं देता। कन्नौज के जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए, या तोमर साहब बनाए गए, या मनोज पांडे बनाए गए। दूसरी चीज मैं आपको कह दूं कि अभी हमारे मित्र जो है विश्लेषण कर रहे थे मिल्कीपुर का, मिल्कीपुर, कुंदरकी और रामपुर जिसमें उपचुनाव हुए हैं उसमें किस तरीके से धांधलेबाजी हुई है, किस तरीके से लाठी डंडा फटका गया, उसका पूरा वीडियो वायरल है। जब आप वोट ही देने का अधिकार किसी का कूच लोगे और आप खुद शासन में हो तो वो उपचुनाव तो वैसे भी सरकारें जीत लिया करती हैं, जब चाहती हैं तब जीत लेती हैं। और मैं तीसरी बात आपको कह दूं कि हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर इनको समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अपने फार्मूले को लेकर निरंजन जी को और कपिल जी को लाएगा स्क्रीन पर, काट ढूंढनी पड़ रही है, तो ये समाजवादी पार्टी उनको कहीं पीछे डिफीट कर चुकी है। क्योंकि आज वो हमारे मैदान पर के खेलने के लिए आए हुए हैं, आज वो हमारी चीजों को खेल रहे हैं, हम उनके पिच पर नहीं खेल रहे हैं। वो हमारे काउंटर रहेगा आपका, बोलिए। हम निश्चित रूप से बहुत आसानी एक बात और भी कह सकते हैं, इनका संगठन का गठन सुन लें, इनके संगठन का गठन भी बहुत लेट हुआ है, और इन्होंने संगठनात्मक फूट को रोकने के लिए भूपेंद्र चौधरी को मंत्री बनाया है। और बावजूद इसके मैं आपको कह रहा हूं जो इनकी 36 के आंकड़े हैं, ये जो कैबिनेट विस्तार हो रहा है इसमें योगी जी का लेश मात्र की राय मशवरा नहीं है। और जो अमित शाह और मोदी जी के भूपेंद्र चौधरी पर मैं काउंटर लूंगी अपर्णा जी से, लेकिन उससे पहले निरंजन जी बोलिए। देखिए पूजा जी, बड़ा घोर आश्चर्य लगता है कि जब चुनाव परिणाम के एक दिन पहले हम इतना बड़ा दावा करें कि हम ये चुनाव जीत रहे हैं और हम ऐसे धूल चटा देंगे, वैसे धूल चटा देंगे। चुनाव परिणाम आते ही कभी अंपायरिंग के ऊपर सवाल उठना चालू हो जाता है, कभी पिच के ऊपर सवाल उठना चालू हो जाता है, कभी
पोल टेम्परिंग की बात करना शुरू कर देते हैं। कभी कहते थे स्कोर बोर्ड के अंदर मुल्कीपुर में यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि ये उसमें हिंड्रेंस शासन का नहीं था। जनता, आप जो जनता को समझाना चाहते हैं, क्या आपको लगता है जनता को बात कनेक्ट कर रही है? जा रहा है भाई हम आप लोकतंत्र जो कहते हैं निष्पक्षता की बात कर रहे हैं। आज की अगर तारीख आप में विपक्ष की स्थिति हो रही है कि मेरा मन भाया तो कुत्ता काट के खाया। अभी आपने देखा होगा आप आज कि परिणाम 4 मई से पहले, एक दिन पहले भी ममता बनर्जी जो है वो 230 विधानसभा सीटों का दावा कर रही थी और उसके बाद में कहती है कि वहां पे सेंट्रल फोर्सेस ने चुनाव हरा दिया, हमें चुनाव आयोग ने चुनाव हरवा दिया। अगर ऐसा लगता है कब्जा किया गया, आप मुझे बताइए ना कि 2.5 लाख की प्रोजेक्ट कहाँ पर लगाई गई है, बंद गाड़ियां कहाँ पर भेजी गई है? आप लोकतंत्र को डरा करके, लोगों को डरा करके उनको वोट देने का वास्तविकता यही है कि आप 12 बजे के बाद से कि काउंटी के अंदर विपक्षी एजेंटों को भगाने का काम कर रहे हैं और विपक्ष आप जो है तत्कालिक मुख्यमंत्री के पैर पे लाठियां बांध रहे स्टेशन पे पहुंचता है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ठीक है, देखिए इस तरीके से दोनों में से किसी की भी बात जनता तक नहीं पहुंच रही है। इस तरह से दोनों में से किसी की भी बात जनता तक नहीं पहुंच रही। कपीश जी पहले आप बोलिए। देखिए मैं बहुत सीधी बात कह रहा हूं कि हमारे मित्र एक बार ये कह रहे हैं कि एक दिन पहले तक ये दावा कर रहे थे। अरे हम लोकतंत्र के अंदर जो शुचिता की राजनीति है उस पर कर रहे थे दावा। आप प्रशासन लगा करके आप धर्म विशेष के, जाति विशेष के लोगों के गांव पर बैरिकेटिंग करा दो, आप लाठी भांज दो, उनके घर निकलने ना दो, आप जो है रेड नोटिस भेज दो उनके सामने, तो क्या होगा? जब उनके वोट नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा? और फिर आप जैसा चाहो वैसा करो। एक आदमी निकलते समय अपर्णा जी आपका काउंटर रहेगा, अपर्णा जी आपका काउंटर रहेगा, इस पर बोलिए। भाजपा को 6 वोट दे करके आ रही हूँ निरंजन जी, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ सर। एक बार काउंटर। समाजवादी पार्टी का अपना नरेटिव की राजनीति करना इन्होंने शुरू कर दिया है। ये नरेटिव करते हैं और कांग्रेस अपने साथी के साथ करके, पूरे इंडिया अलायंस ने ये 2024 में शुरुआत की थी कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, यही चुनाव आयोग था। उससे आपको डेंट लगा? उससे आपको डेंट लगा? और उसके बाद यही चुनाव आयोग था। अपर्णा जी उससे आपको डेंट लगा? ये मान रही हैं आप संविधान खतरे में, इस बात से डेंट लगा? हम संविधान बदल देंगे। आपके वही चुनाव आयोग था भाई साहब। अरुण गोविल किसके चुनाव आयोग है जो 2024 में था और चुनाव था कि हमें आप अपने सहूलियत के हिसाब से चुनाव आयोग को बदनाम करते हैं, अपने सहूलियत के हिसाब से। आपकी समस्या ये है, आपकी समस्या ये है कि आप परिवारवाद की राजनीति करते हैं, हम लोकतांत्रिक पार्टी की राजनीति करते हैं। आप में समस्या है और उसको स्वीकार नहीं करते। धरातल पर सब नष्ट हो चुका है, कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, एक सवाल का जवाब ले लेती हूँ। एक सवाल का जवाब। ठीक है, मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। एक सवाल का जवाब। अपर्णा जी आपके पास आ रही हूँ मैं। अपर्णा जी आपके पास संगठन के गठन पर सवाल उठाया है कपीश श्रीवास्तव ने। उन्होंने कहा भूपेंद्र चौधरी सिर्फ इसलिए क्योंकि संगठन में किसी तरीके का फूट ना आ जाए। क्या कहेंगे? जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब ये कहते थे कि 2 धड़े हैं, एक संगठन है और एक सरकार है। यही सभी लोग चिल्लाते थे। जब वो निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, वो पूरे उससे गुर्जर समाज से आते हैं, जाट समाज से आते हैं, तो वो उसका अपना करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको इसमें भी आपत्ति है। अरे भाई आपको कैसे पता कि पूछा गया है कि नहीं पूछा गया? आपको फोन करके बताया था क्या योगी महाराज जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, कि हमारे पास फोन आया था कि नहीं आया था? सिर्फ नरेटिव और झूठा, आपको कुछ पता नहीं है, हवा में तीर छोड़ देना है। अखिलेश यादव जी सही कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी सही कह रहे हैं। आंकड़े क्यों होते हैं ये आपको बताना पड़ेगा। केंद्र अपनी योजना जो है योगी जी के सपोर्ट में क्यों नहीं देता है, ये आपको पूछना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी जो हैं वो योगी जी का सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? एक भी योजना क्यों नहीं आती है? 9 साल हो गए लगभग। प्रधानमंत्री जी की एक भी कैबिनेट योजना क्यों नहीं आती? ठीक है, जनता के मुद्दे को लेकर कुछ देर के लिए ये विवाद शांत करती हूँ। रणविजय सिंह जी के पास जाते हैं। ठीक है, अपर्णा जी आ रही हूँ, मैं समझ गई। अपर्णा जी आ रही हूँ आपके पास। रणविजय जी कुछ समय के लिए आपके पास आने की बहुत जरूरत है क्योंकि ये विवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। योगी जी अपने डिप्टी मुख्यमंत्री कपीश श्रीवास्तव एक बात कह रहे हैं, 4.5 से 5 साल लग गए। ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ में डिबेट करते हैं। ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। रणविजय जी मैं आपके पास आ रही हूँ।
देखिए कपिल श्रीवास्तव यहाँ पर एक बात कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने कई बार ये बात बोली, 2022 में भी इसी को लेकर के कैंपेनिंग चली। 2 धड़े हैं, एक केंद्र एक योगी आदित्यनाथ, ये 2 धड़े हैं। इस बात को लेकर के बहुत तेजी से आगे बढ़ाया गया। 24 में भी यही बात उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, लेकिन सरकारें बनी हैं। कई क्षेत्र में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, पर सरकार बनी। क्या वाकई अलाइनमेंट नहीं है? लेकिन अब मौजूदा समय में तो योगी आदित्यनाथ लगभग हर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, उनके विजन का नाम लेते हैं, उनके नेतृत्व का नाम लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष बार बार ये बोल रहा है कि अकॉर्डिंगली केंद्र से राज्य को चीजें नहीं मिल रही हैं, राज्य को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। और ये सब कुछ एक तरीके से सोचा समझा, इंप्लीमेंटेशन किया हुआ और फोर्स किया हुआ है। क्या कहेंगे पूजा जी? एक बात तो ये है कि दरअसल 10 साल के करीब होने जा रहा है अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं है, लेकिन उनके बयानों से, उनकी एक्टिविटी से कई बार ऐसा एहसास होता है कि अखिलेश जी यह मान अभी भी नहीं पा रहे हैं कि वह मुख्यमंत्री नहीं है। और उनके बयानों में कई बार ऐसी पीड़ा झलकती है। अक्सर वह आरोप लगाते हैं कि भाई ये अलग धारा पे जा रहे हैं, वो दिल्ली वाले अलग धारा पर जा रहे हैं। क्या कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी को जानता है, क्या कोई ये बात कह सकता है कि दिल्ली जो भी सोच रहा हो, जो भी चाह रहा हो, उसके विपरीत कपिल जी की ऑडियो ऑन कीजिए। उनकी पार्टी की राज्य सरकार जा सकती है, कोई भी मुख्यमंत्री केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ जा सकता है। ऐसा संभव नहीं है। पब्लिक के अंदर में कुछ नहीं, लेकिन रणविजय जी, मैं एक बात को कोट करूंगी। कपिल जी रुक जाइए, देखिए मैं एक बात को कोट करूंगी सर। जिस दौरान योगी आदित्यनाथ, मुझे हुआ कि बोलना चाहिए, लेकिन मैं सोच रहा था कि आप बोले और मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, तो थोड़ा धैर्य रखें चौहान की हत्या, कपिल जी थोड़ा धैर्य रखें। आपका यह स्वभाव ही जनता को आपके खिलाफ खड़ा कर देता है। कि हम थोड़ा सा धैर्य रखें, सुनने की थोड़ी सी क्षमता रखें, सुनने का साहस रखें, सच को सुने, सच को सुनिए। आप दूसरे को सुन नहीं पाते हैं, तो इसलिए कई बार गड़बड़ हो जाती है। आप लोग की हत्या के मामले को लेकर के आपके राज्यसभा के सांसद कहते हैं कि मैं नंगा कर दूंगा उत्तर प्रदेश सरकार को अगर उसके साथ न्याय नहीं मिला, क्योंकि दोनों के अलग अलग खेमे थे। जिसने हत्या की वो योगी जी के खेमे का था, मैं गोरखपुर का हूं। और मैं आपको कह रहा हूं कि राधे मोहन दास अग्रवाल, राजकुमार चौहान उनके खेमे के थे। इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनके साथ न्याय नहीं मिल रहा था। योगी आदित्यनाथ उस पर बकायदा उन्होंने पुलिस को छुड़वा दिया। और इस बात कपिल जी ये बताइए, क्या जब मुलायम सिंह यादव जी सरकार थे उनके समय में उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, उनके विधायक दल के जो नेता थे, वह लोग सवाल नहीं उठाते थे क्या? ठीक है, अभी हम विस्तार पर बातचीत कर रहे हैं, विस्तार पर बातचीत कर रहे हैं, कैडर पर बातचीत करेंगे बाद में। अभी हम विस्तार पर बातचीत कर रहे हैं, कपिल जी विस्तार पर बातचीत कर रहे हैं, मुद्दे पर स्टक रहना है हमें प्लीज। राज्यसभा के सदस्य बन गए, वह नेता पार्टी में भाजपा के नेता बने हुए हैं, और उनके तमाम जो भी विरोधी बयान आए हुए, लेकिन उसके बाद कपिल जी मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचेगा कि मैं ऑडियो डाउन करूं। निकाला नहीं दिया तो पार्टी के अंदर की लोकतांत्रिक व्यवस्था। ऑडियो डाउन कीजिएगा, कपिल जी का ऑडियो डाउन कीजिए, कपिल जी का ऑडियो डाउन कीजिए। बोलिए रणविजय जी, बोलिए। कपिल जी, यह तो पार्टी के अंदर की लोकतांत्रिक व्यवस्था को दिखाता है ना। कोई वो एक व्यक्ति की पार्टी तो नहीं है जो जिसका योगी बाबा चाहेंगे तो वो राधा मोहन दास अग्रवाल को। लेकिन एक चीज मैं समझना चाहूंगी रणविजय जी, एक चीज मैं समझना चाहूंगी, एक विषय प्लीज डिकोड कीजिए। मौजूदा समय के अंदर मैं पश्चिम से अगर देखूं तो अभी भी 20 से 25 मंत्री, विधायक, मंत्री, ये तमाम लोग, अभी 60 लोगों का मंत्रिमंडल हो गया है, और ऐसे में 20 से 25 मंत्री पश्चिम से ही आते हैं। लेकिन बार बार ये सवाल उठता है कि पश्चिम कमजोर है, पश्चिम को और ज्यादा बूस्टअप करने की जरूरत है। क्या जनता के बीच में एक मैसेज दोबारा से फ्लोट करने के लिए, ये बताने के लिए कि जो प्रशासन है, जो आला कमान है, वो कहीं से भी पश्चिम को भूला नहीं है,
इसलिए भूपेंद्र चौधरी को ये मंत्री पद देना पड़ा, या फिर भूपेंद्र चौधरी का होल्ड, या फिर अंदर से आपको दबाव नजर आता है? क्या दोनों में से एक हो सकता है? प्लीज इसे डिकोड कीजिएगा, क्योंकि मैं मंत्रिमंडल की पूरी लिस्ट देख रही थी, उसमें 20 से 25 अभी भी मिनिस्टर्स जो हैं वो पश्चिम से आ रहे हैं। देखिए, जो पश्चिमी देश है उसमें विधायकों की अच्छी खासी संख्या है, और उसको आप प्रदेश से कोई भी मंत्रिमंडल होगा, किसी भी सरकार का होगा, तो उस हिस्से को कोई काट के अलग नहीं कर सकता या उसको निगलेक्ट नहीं कर सकता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब विधायक आते हैं, वह विधायक जनता के वोटों से जीत कर आते हैं वहां भी, तो उनको निगलेक्ट कोई कैसे कर सकता है? और भूपेंद्र जी का जो मंत्रिमंडल में चयन हुआ, वहां आप भी देखिए कि जाट बिरादरी की बहुत बड़ी संख्या है, और यह राजनीतिक फैसला है, कोई उनका दबाव नहीं है। दबाव होता तो बहुत पहले मंत्री बन गए होते, अगर कोई दबाव ऐसा होता तो मंत्री बन गए होते। जो भी यह फैसला, या मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, यह पूरी तरह से राजनीतिक फैसला है। जो भी मंत्रिमंडल में शामिल हुआ है, जो कार्य विभाग के होते हैं वह न्यूनतम कार्य करते रहेंगे, लेकिन सबको, क्योंकि अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। मैं तो कहूंगा कपिल जी से कि अपनी पार्टी नेता को कहें, मैं बताएं, एक जो लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद एक पिछले महीने में गाजियाबाद नोएडा साइड में एक रैली हुई, उसके अलावा कितनी रैलियां हुई? क्या केवल सोशल मीडिया से जनता में पकड़ बनाई जा सकती है क्या? आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो राजनीतिक स्थिति समाज में है, क्या उसमें केवल सोशल मीडिया के जरिए काउंटर है आपका? बोलिए कपिल जी, काउंटर है आपका, बोलिए निरंजन जी। इसके बाद एक सवाल के साथ में आपके पास आएंगे। वहीं आप दूसरी तरफ देखिए, प्रधानमंत्री बीच बीच में किसी न किसी कार्यक्रम में आते रहते हैं, मुख्यमंत्री की लगातार सभाएं चलती रहती है। ठीक है, एक बार सुन लेते हैं कपिल जी को। रणविजय जी एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं इनको जी। रणविजय जी को शायद ये नहीं मालूम है कि अगर कोई गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, अगर कोई गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, तो गवर्नमेंट के लिए वो प्रोग्राम होता है, रैली नहीं होती है पार्टी विशेष फंड से। और सारी की सारी बसें जो है परिवहन निगम की लगाई जाती हैं। किस तरीके से मास्टरों को वहां ले जाया जाता है, बच्चों को ले जाया जाता है, किसी से छुपा नहीं है। उनकी वो रैली नहीं है, वो न कर पाएंगे वो हनक की रैली। ये समाजवादी पार्टी है जिन्होंने रैली करके दिखाई है। जहां आप कह रहे थे ना, वहां खड़ा कर लो, हमारे यहाँ कोई लाया नहीं गया था, सब लोग स्वतः आए हुए थे, और हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 20,000 करोड़ की पार्टी है, हम 20 करोड़ की पार्टी नहीं। हमें हमसे आप बराबरी का वो मत खोजिए कि हम कितने 100 करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि हम लोग गरीब पार्टी हैं, हम लोग गरीबों के पार्टी हैं, लेकिन उनके दिलों में बसते हैं अखिलेश यादव और पीडीएस समाज के लोग। इस समय उनको अपना नेतृत्व देना चाहते हैं, और आपके अंदर भय है। तमाम कार्यक्रम आपको हमारे पिच पर आकर के खेलना पड़ रहा है, और ये बताने से आप इनकार कर रहे हैं कि राधे मोहन दास अग्रवाल अपने ही सरकार को नंगा क्यों कर रहे थे कि अगर फला को न्याय नहीं मिला तो वहां मैं। अपर्णा दीक्षित आपका काउंटर, बोलिए अपर्णा जी, बोलिए अपर्णा जी काउंटर। ये तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। अब वो राधा मोहन अग्रवाल जी ने को लगा कि अगर इस व्यक्ति ने बचाने की कोशिश की जा रही है, तो वहां पे पुलिस के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए थे, ना कि किसी मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी स्मार्ट प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं, स्मार्टनेस धरती की धरती तय जाएगी, कोई किसी का आदमी नहीं था। ठीक है, मेरा एक सवाल, और इसी वजह से आप लोगों को मौका मिल गया, तो उसको मौका नहीं मिलेगा। आप लोगों को मौका मिला, मोहन दास अग्रवाल को कंप्लेंट कर रही है, और राधे मोहन दास अग्रवाल अपने बाइट में कह रहे हैं कि अगर उनकी मदद तो उनको न्याय नहीं दिया गया तो राज्यसभा में हम उत्तर प्रदेश सरकार को नंगा कर देंगे। जी मैं ऐसे नहीं बोलूंगी अगर इनका वॉल्यूम डाउन नहीं करेंगे। आप जवाब नहीं दे पा रही हैं। अरे आप तो हर जगह वॉल्यूम डाउन करा लोगी, आप सत्ता में मना कर पाएंगी क्या? आपको जवाब दो, राधे मोहन दास अग्रवाल किसके राज्यसभा सांसद है? जवाब के लिए सुनना भी तो पड़ेगा कपिल जी, जवाब के लिए कपिल जी जवाब के लिए सुनना भी पड़ेगा। कपिल जी जवाब के लिए सुनना भी पड़ेगा, उनको बोलने का समय दीजिए तब ना जवाब देंगे। बोले पूजा जी, बोले अपर्णा जी, बोले
है कि वो मुख्यमंत्री का आदमी था, या राधा मोहन अग्रवाल जी ने मुख्यमंत्री के लिए बोला, या मुख्यमंत्री के आदमी को बचाने के लिए बोला। बड़बड़ करना बड़ा अच्छा होता है डिबेट में, बिना साक्ष्यों के बात करना। कोई साक्ष्य लेकर आइए तब बात करिए, ठीक है? किसी भी पद पर राधे मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि अगर इसके साथ न्याय नहीं हुआ, ठीक है, अन्याय हो ठीक रहा है, है, ठीक है, ठीक है। आप दोनों मिलकर के डिबेट को राधा मोहन अग्रवाल पर स्टेक रखना चाह रहे हैं। देखिए, मैं विस्तार पर बातचीत कर रही हूँ, किसी और दिन इस विषय पर बातचीत करेंगे। निरंजन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि यूजीसी बीते दिनों जिस तरीके से उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के अंदर एक बड़ा मुद्दा बना, बड़ा मसला बना, उसमें गवर्नमेंट को बैकफुट पर आना पड़ा है, यह हम सभी जानते हैं। क्या इस मंत्रिमंडल विस्तार में ओबीसी चेहरे प्लस एक ब्राह्मण फेस, दोनों को संतुष्ट करने की, उस आग को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश की गई है? और अगर कोशिश की गई है तो वो कितना सफल होती नजर आ रही है? देखिए पूजा जी, आपने जो यूजीसी की बात करी, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण जो एक अध्यादेश जो सरकार यूजीसी ने पारित किया था, उसका सर्वत्र विरोध हुआ था। लेकिन आपको एक चीज और समझ में आनी चाहिए, और वो ये है कि अगर आप उसी दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी ने 5 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना रखे हैं। भाई जैसे शुभेंदु अधिकारी बंगाली ब्राह्मण है, हेमंता बिश्व शर्मा असमी ब्राह्मण है, तो उस तरीके से आप देखेंगे 5 ब्राह्मण मुख्यमंत्री इन्होंने बना रखे हैं। इसके बाद में भी अगर कोई कहे तो ये तो देखिए एक मानव स्वभाव है, ये दिल मांगे मोर, और वो करता ही रहता है। लेकिन रही बात यूजीसी की, देखिए यूजीसी निश्चित रूप से लोगों के मन में पीड़ा थी, अभी भी है, और सरकार को भी इस चीज का एहसास है, और सरकार ने इस चीज को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी अपना पापा बदल लेगा। अगर अपने पापा से कोई नाराज होगा तो ऐसा नहीं कि पड़ोसी को पापा बोल देगा। ये भी आप समझ के चलिए, जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है उसके साथ ये चीज भी लागू होती है। यहाँ पे मसला ये है कि अब हो सकता है मेरी बात कपीश जी को अप्रिय लगे, भाई हरियाणा में चुनाव थे, अखिलेश जी गए थे ना वहां पे समर्थन करने के लिए, दिल्ली में चुनाव थे, अरविंद केजरीवाल जी के पास गए थे ना पीडीए का फार्मूला उनको समझाने के लिए, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना और जो महाविकास गाड़ी थी उनके समर्थन में गए थे। अभी उन्होंने ममता बनर्जी के साथ जिस तरीके से एकजुट कपिल जी की ऑडियो आप कीजिएगा, उन्होंने वहां पे जाकर के ये पीडीए का फार्मूला जो लीक किया, उसके बाद में वहां पे फैल क्यों हो गया? क्योंकि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं पूजा जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी भी राज्य के अंदर कोई हराता है तो वो भारतीय जनता पार्टी हराती है। राजनीतिक दल किसी का पिता नहीं बन सकती है। कौन किसका पिता है? ब्राह्मणों के पिता है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व देने वाले। ऐसा है, आप अपने हिसाब से, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप अपने हिसाब से इसका जो भी नामकरण करना चाहे कर लें, लेकिन मैंने तो मुहावरा आपको बताया है। और अपर्णा दीक्षित बोल रही है। अपर्णा जी बोलिए। कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी का वो हर कार्यकर्ता, वो हर स्वयंसेवक, हमारे आदरणीय नेतृत्व के लिए हम हमेशा पिता तुल्य ही भावना रखते हैं। ये तुम लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा, समाजवादी पार्टी वालों को। भाषा का हम पिता तुल्य की भावना ही रखते हैं। वो हाँ हमारे पिता है। आपको क्या आपत्ति है? तुम्हें क्या आपत्ति है? बताओ, आपत्ति क्यों है? बताओ। अपने पिता को मंच से धक्का देने वाले लोगों को क्या आपत्ति है? बोलो। अपने पिता को मंच से धक्का देने वाले लोग नहीं समझ सकते इस भावना को, आप नहीं समझ सकते। सरकार लेकर के आ रही है, समझ नहीं अपने पिता को, अपने पिता की जीते जागते दूसरी पार्टी हत्या की, उनके बिना मन के कुछ होने नहीं दिया गया, आपने उनकी बीमारी का फायदा उठाया। बातें मत करिए आप, कहां से कराया गया? 5 ब्राह्मणों का मर्डर सब जानते हैं। मनोज पांडे के ही विधायक की क्षेत्र में हुआ है। हमारे पिता तुम है, हमारा आपके लोग वहां खड़े हुए, लड़ाइयां लड़ी। ठीक है, डिबेट विस्तार पर हो रही है। माता पिता राधा मोहन अग्रवाल आपने सब खींच लिया इसमें, ठीक है। और आप ब्राह्मण समाज, ठीक है, थोड़ा सा स्वार्थी लोग नहीं सुनते, स्वार्थियों की पार्टी है ये, स्वार्थियों की पूजा जी। रणविजय जी कुछ बोलना चाहते हैं? आ रही हूँ निरंजन जी, आ रही हूँ आपके पास। कपिल जी, अपर्णा जी की ऑडियो को डाउन कीजिएगा। रणविजय जी बोलिए। पूजा जी, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था, और
समाजवादी पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता महोदय से जानना चाह रहा था। तो आपके जरिए मैं जानना चाहूंगा, सीधे नहीं चाहूंगा कि वो बीच में दखल देने लगे। मैं ये जानना चाह रहा था कि वो उनसे जरा ये पूछिए क्या अजीत पाल, कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दलेर, हंसराज विश्वकर्मा, कैलाश राजपूत, सोमेन तोमर, इन लोगों को वह अब पीडीए में मानते हैं? जिन जातियों से यह लोग आए हैं वह जातियां पीडीए का हिस्सा हैं या नहीं है? कबीर जी बोले। और यदि हैं तो क्या पीडीए में उनके सेंधमारी बहुत छोटा जवाब देंगे क्योंकि 3 मिनट बाकी हैं खाली। बोले। ये जिन समाज की आप बात कर रहे हैं ये पीडीए समाज का सबसे मजबूत हिस्सा है। इसके अंदर लोहार समाज कहाँ है? इसके अंदर चौहान समाज कहाँ है? इसके अंदर लोनिया समाज कहाँ है? मैं आपको सैकड़ों समाज गिना दूंगा। और अगर आप कायस्थों के वोटों को अपना मान के चलते हैं तो इसमें कायस्थ समाज कहाँ है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसके आरएसएस के अंदर कायस्थों ने अपना वोट देने का काम किया है। एक व्यक्ति को बता दो आप कहाँ है, क्योंकि कायस्थ तो पहले ही कायस्थ से ज्यादा प्रताड़ित कोई व्यक्ति नहीं है। कायस्थ से ज्यादा प्रताड़ित कोई व्यक्ति नहीं है। जनरल में रख करके आपने अपने साथ कायस्थ समाज को आपने पिछड़े वर्ग का हिस्सा बना दिया। ठीक है, 20 सेकेंड सभी के रहेंगे, कंक्लूड करेंगे। ठीक है, विवाद चलता रहेगा लगातार। कंक्लूड करेंगे सर, कंक्लूड करेंगे। कपिल जी, रणविजय जी, दोनों के ऑडियो को डाउन कीजिएगा। कंक्लूड करेंगे। निरंजन जी, आपसे स्टार्टिंग कर रही हूँ, बोलिए। सवाल मत पूछिएगा, कंक्लूड कीजिएगा डिबेट को, बोलिए। देखिए पूजा जी, आज की तारीख में विपक्ष की ये स्थिति हो गई, मेरा मन भाया तो कुत्ता काट के खाया। कोई कुछ भी बोलते हैं। अभी कपीश जी जो है ब्राह्मण समाज के बारे में इतनी बातें, आपने फिर पीडीए बनाया क्यों है? वहां पे बी कहाँ है? ब्राह्मण का बी तो है ही नहीं उसके अंदर। भाई आपने तो यही कहा ना कि 90% आबादी ये है और 10% आबादी वो है। उसके अंदर आपने तो ब्राह्मण समाज को तो छोड़ दिया। और यहाँ पे टीवी चैनल पे बैठ करके उसी पार्टी के प्रवक्ता ब्राह्मण समाज की प्रवक्तागिरी कर रहे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये चाहे कोई भी चीज हो, ये अवसरवादिता है। ये जो छद्म जो वेश है ना, ये ज्यादा दिन चलने वाली चीज नहीं होती है। अपर्णा दीक्षित जी 20 सेकेंड। अपर्णा जी 20 सेकेंड बोलिए। कायस्थ समाज का नेता कौन? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कायस्थ समाज से हैं, हमारे रविशंकर प्रसाद, अखिलेश दास करके, ये सब लोग जो कहाँ से आ रहे हैं? ये इतना बड़ा जो चेहरा कहाँ से आ रहा है? हर वर्ग के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में एक नेता दिया गया है। हर वर्ग के लोगों को आपके पास आ रही हूँ सर। काट नहीं मिलने वाली, आप निश्चित रहिए, परेशान मत होइए। ठीक है, रणविजय जी 20 सेकेंड कंक्लूड करेंगे। 20 सेकेंड बोलिए सर। देखिए, जो बंगाल का परिणाम आया है उससे समाजवादी पार्टी के मुखिया भारी दबाव में हैं और उनकी कई टिप्पणियां ऐसी महसूस हुई कि अब जो पीछे राजनीति करते आए हैं उसमें इस विधानसभा चुनाव में बदलाव दिखेगा। जो वह मुस्लिम समुदाय को आगे रखते थे, बंगाल परिणाम के बाद उन्होंने हनुमान जी की एक फोटो अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल पर लगाई और हनुमान चालीसा का एक दोहा भी लिखा था। उसने उन्होंने यह संकेत दे दिया कि उनके आगे की रणनीति क्या होने वाली है और विधानसभा धारा पे जाने वाली है। कपिल जी कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। कंक्लूड करना है। रणवीर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी ओरिएंटेड पत्रकार हैं और मैं स्पष्ट रूप से आपको यूं कह रहा हूं, लेकिन इत्तेफाक जानते हैं सर, मंदिर बना रहा हूं, दो चंद्रदेव मंदिर बनाया। कपिल जी, मेरी पिछली डिबेट में इनको टीएमसी का टैग मिला था, तो ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है। ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है, पत्रकारों के साथ ये चलता रहता है। अब हमें आदत हो गई। सुनिए, आप हमारा समय खा जा रही हैं। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। केदारेश्वर नाथ मंदिर बना रहा हो, वो भी अपने पैसे से, जिसने एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर वृंदावन के अंदर चंद्रदेव मंदिर बनवाया हो, जिस व्यक्ति ने कभी मंदिर गिरवाया ना हो और जिन व्यक्तियों ने हजारों मंदिर परिपथ के नाम पर अडानी अंबानी को देने के नाम पर गिरा दिए हों, जिसने आरएसएस की पार्किंग बनाने के लिए झंडा वाला मंदिर 1000 साल पुराना मंदिर दिल्ली के अंदर ढा दिया हो, आज वो भारतीय जनता पार्टी बैठ करके शंकराचार्य का अपमान कर रही है और ये सनातनी बन रही है। अरे भाई
असल के अंदर क्या है वो दुनिया जानती है। अगर सबसे आप अपनों को ही डसने का काम करते हैं। चलिए, इसीलिए बहुत शुक्रिया इस चर्चा को बेहतरीन और खास बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। योगी सरकार के नए सीपी सलार तैयार हैं और इस चर्चा के बाद आप इतना तो समझ गए होंगे, इसको प्रशासनिक एंगल से नहीं सोचना है, देखना है, बल्कि ये मोहरे सियासी हैं, ये मोहरे राजनीतिक हैं और ये मोहरे कितना रंग लाएंगे, किसको शय और किसको मात दिलाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बिसात सज चुकी है, शंखनाद हो चुका है, 27 का रण तैयार है और अब बारी विपक्ष की है। अब बॉल उनके कोर्ट में है कि सिर्फ बयानबाजी करते रहेंगे या ग्राउंड पर कुछ एक्टिविज्म नजर आएगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।